स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 26 सितंबर 2025 वही दिन जब जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल किया गया मोहम्मद के नाम पर। सड़क पर 16-17 साल के बच्चे नजर आए पत्थरबाजी करते। पुलिस ने बहुत अच्छे से समझाया कि नमाज पढ़िए, अपने घर चले जाइए, लेकिन कट्टरपंथियों के दिमाग में बात घुसी नहीं। इसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया। ऐसे में पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई, तो फिर बवाल बढ़ता गया। फिर शुरू हुआ योगी सरकार का एक्शन। ऐसा एक्शन कि अवैध जमीन पर कब्जा करके उस पर घर बनाने वाले, मैरिज हॉल बनाने वाले, दुकान बनाने वालों की अकड़ तोड़ दी गई। बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। एनकाउंटर भी हुए। मौलाना तौकीर रजा, जिसको इस पूरे उपद्रव के लिए मास्टरमाइंड माना गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में रखा गया। अब ऐसे में हाई कोर्ट के दर पर पहुंच रहे हैं तमाम ऐसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं जिसमें मांग की जा रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि 26 सितंबर को ही हिंसा और पुलिस लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच कराने और बाकी और मांगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका अधिवक्ता सहर नकवी और मोहम्मद आरिफ के मुताबिक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद यूसुफ अंसारी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि 26 सितंबर को ही घटना की जांच जिला जज के न्यायिक अधिकारी से कराई जाए, लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, गैर कानूनी तरीके से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिन लोगों की दुकानें सीज की गई उन्हें खोला जाए। तो ये याचिका ऐसे वक्त में डाली गई है जब 14 अक्टूबर को मौलाना तौकीर रजा खां को लेकर बरेली कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और अब जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने अवैध कब्जा किया, वो हाई कोर्ट पहुंचकर याचिका डालते हुए ये मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। याचिका में क्या मांग की गई है प्रमुख रूप से, वो आप एक बार जान लीजिए। बरेली पुलिस द्वारा किए गए गलत लाठीचार्ज की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए की गई बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और तोड़फोड़ से हुए नुकसान की भरपाई की जाए। जिन मकानों और दुकानों को सीज किया गया है जिससे लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, उस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। फर्जी एफआईआर दर्ज कर निर्दोष लोगों को फंसाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। तो याचिका में ये 4 प्रमुख मांगे हैं और इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाला गया है। अब देखना होगा कि कब लिस्ट होती है, कब इस पर सुनवाई होती है, क्या कुछ इस पर कहा जाता है। फिलहाल योगी सरकार का एक्शन लगातार बरेली उपद्रव के बाद जारी है। अभी तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है, कई से पूछताछ हुई है। जो अभी अपडेट है उसमें 83 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान भी है और इसके अलावा उसके सहयोगी डॉक्टर नफीस अहमद शमसाद को भी, फरहत को और 2 बाहरी अपराधियों की तो मुठभेड़ में गोली भी मार दी गई। तो इन सब पर कार्रवाई की गई है, वो चाहे तौकीर रजा खान, नफीस अहमद, फरहत हो, सब पर कार्रवाई की गई। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके अलावा 126 नामजद और 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बीएनएस की धारा 109, 118, 121, 189, 191, 195, 196, 223, 310, 324 और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की भी तैयारी की जा रही है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बरेली में 26 सितंबर को शहर में बवाल करने के आरोपी नदीम पर एक नई रिपोर्ट इस बीच सामने आई है। ये मामला हथियारों का प्रदर्शन करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालने का है। नदीम अभी 15,000 का इनामी है और ये इनाम बढ़ सकता है।
और नदीम के खिलाफ बवाल के दौरान पुलिस टीम पर हमला व फायरिंग करने का आरोप है। इसके बाद नदीम का फोटो तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। लेकिन इन सब पर कार्रवाई हो रही है लगातार। योगी सरकार इन सब को बख्शने के मूड में नहीं है। उपद्रव करने वालों की कमर तोड़ी जा रही है। उपद्रव करने वालों को सबक सिखाया जा रहा है, वो चाहे मौलाना तौकीर रजा हो या फिर कोई और। जिस तरीके से तस्वीर बरेली से आई थी, उस तस्वीर ने हर एक को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये छोटे छोटे बच्चे जो पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर यही मांग हुई योगी सरकार से कि इन सब का हिसाब होना चाहिए और तुरंत बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू हुई, एनकाउंटर भी हुए, तमाम नामजद के खिलाफ एफआईआर हुई, 2500 से ज्यादा अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसके अलावा लगातार बुलडोजर कार्रवाई चलती रही, जैसे हिंसा से जुड़े लोगों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई और कई दुकानें सील की गई, कई दुकानें तोड़ी गई, तालाब की जमीन पर बने 80 घरों और एक मस्जिद को गिराने का नोटिस जारी किया गया। बिजली विभाग ने भी करोड़ों का जुर्माना लगा दिया। इंटरनेट सेवाएं लंबे वक्त तक बंद रखी गई ताकि किसी भी तरीके की और हिंसा ना हो सके और इस पूरे मामले में 10 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व डीआईजी अजय शाहनी कर रहे हैं। भारी पुलिस लगातार वहां तैनात है। आसपास के जिलों में भी पूरी तरीके से सतर्कता बरती गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, फ्लैग मार्च हो रहा है और अलग अलग जोन बनाया गया है, सुपर जोन, स्पेशल जोन, और वहां उसी तरीके से पुलिस तैनात की गई है। रामपुर, पीलीभीत और आसपास के उन सब जिलों में, मुरादाबाद, यहाँ सब हाई अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से बवाल हुआ, इतने लोग एक साथ पहुंचे, उससे ये पता चलता है कि सब बरेली के या उस लोकल ही जगह के नहीं थे, लोग बाहर से भी आए रहे हों, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। जब भी इन सब को बवाल करना होता है, बाहर से भर भर के अपने भाइयों को बुला लेते हैं और फिर बवाल करके वो निकल जाते हैं। लेकिन योगी राज में किसी का बच पाना बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक का हिसाब किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में किसका राज है, ये मौलाना को याद रखना चाहिए और जो भी हिंसा करेगा वो पीटा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे, उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है,
और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है।